भागलपुर में जो हमारा ब्रांच है कोचिंग का, उस ब्रांच में लगा हुआ वहां का डिजिटल बोर्ड, वहां का हमारा कुछ ऐसा एसेट फर्नीचर वगैरह, उन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा टेंजिबल एसेट। यहाँ के ब्रांच में जितना सारा चीज हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं और जो सेल करने के पर्पज से रखा हुआ नहीं है, जैसे एसी है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज हम लोग सीबीएसई और बिहार बोर्ड, इन दोनों के बच्चों के लिए हम लोगों का ये आज का वीडियो और आज का सेशन होने वाला है। आज के इस वीडियो और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नाम का जो क्लास 11th का जो सेकेंड चैप्टर है अकाउंटेंसी का, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। तो और इस चैप्टर के लगभग हर एक टॉपिक से हम लोग एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे एक टाइप से आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके लगभग पूरे चैप्टर का यहाँ पर ये रिवीजन हो जाना है इन सारे एमसीक्यूज को करते हुए। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस को का जो लिंक होगा या फिर का जो आपको नोटिफिकेशन होगा वो आपको टाइम से मिलता रहेगा। हाँ, साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है इन सारे वीडियोस को, इन सारे नोट्स को प्रिपेयर करने में, इन सारे पीपीटीज को प्रिपेयर करने में, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है कि इस एमसीक्यूज में आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर होंगे और उसका अगर आपको सही आंसर पता है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है या फिर आप उसे अपने नोटबुक पे लिखो, ठीक है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंस हो। तो आप या तो चाहे तो उसे कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख दो, तो वो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हम लोग देख पाएंगे कि आप कितना ध्यान दे रहे हो इस वीडियो पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को, जिसमें हम लोग कुछ अलग अलग एमसीक्यूज को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, करेंट एसेट इज, चालू संपत्ति है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा करंट एसेट है, इनमें से जो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि करंट एसेट है, इसका जवाब आप सभी को देना है। तो आप सभी के पास ये 4 ऑप्शन है और आप लोग फटाक से आप इसे टाइप कर दो और जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखो। मैं तब तक करंट एसेट को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। करंट एसेट हम लोग उस एसेट को बोलते हैं जो या तो हम लोग परचेज करते हैं एसेट करने के मोटिव से, यानी रीसेल के पर्पज से, या फिर करंट एसेट हम लोग उसे बोलते हैं जो हमारा 1 साल के अंदर सेल आउट हो जाएगा, या फिर इससे हम लोगों का जो बेनिफिट होगा वो 1 साल के अंदर तक हम लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को इसका ऑप्शन का जो सही आंसर है वो देना था, ठीक है। क्या वो लैंड है? नहीं ना, लैंड तो नहीं है ना। वो क्यों नहीं है भाई लैंड? क्योंकि हम लोग इसे परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेसिस से, ठीक है। अभी ऐसा नहीं बोला गया ना कि हम लोगों ने लैंड को परचेज किया है सेल आउट करने के लिए, रीसेल करने के लिए, ऐसा नहीं बोला गया। तो अभी इस लैंड को हम लोग फिक्स्ड एसेट मानेंगे, फिक्स्ड एसेट मानेंगे या नॉन करेंट एसेट मानेंगे। मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट एसेट के ही कैटेगरी में आता है, और बिल्डिंग को भी हम लोग इसी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो इकलौता बचता है हमारा स्टॉक, स्टॉक यानी गुड्स, जिसको हम लोग परचेज करते हैं सेल करने के पर्पज से। तो इस वजह से अभी हम लोग स्टॉक को क्या बोलेंगे कि ये हमारा करंट एसेट है। और आप लोगों ने अगर करंट एसेट में स्टॉक को अगर पढ़ा है तो निश्चित ही आप लोग अभी करंट एसेट के एग्जांपल में आप लोग अभी टिक किए होंगे स्टॉक को, जो आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, करंट लायबिलिटीज इज ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा करंट लायबिलिटी है ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है भाई क्रेडिटर्स, ऑप्शन नंबर 2 है डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन और नन ऑफ दीज। इनमें से सारे में से आपके पास कौन सा आपका करंट लायबिलिटीज है ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और मैं तब तक इसको डिटेल में बताता हूं कि करंट लायबिलिटीज क्या होता है, ठीक है, ताकि जिन लोगों को नहीं पढ़ा हुआ है ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म, या फिर जो लोग नए हैं इस चैनल पे, थोड़ा बहुत उनको भी जानकारी मिलता जाए, ठीक है भाई। ये जो करंट लायबिलिटीज है ये वो लायबिलिटी होता है, ये वो लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है या क्लेम है हमारे ऊपर, जो हम लोगों को 1 साल के अंदर पे करना होता है, 1 साल के अंदर पे करना होता है।
तो ऐसे कौन सा लायबिलिटीज है इस 3-4 में से, ऐसा कौन सा लायबिलिटी है जिसको हम लोगों को 1 साल के अंदर पे करना होगा, ये आपको बताना है फटाफट अभी। क्या ये डिवेंचर्स है, क्या ये लॉन्ग टर्म लोन है, या फिर ये क्रेडिटर्स है? तो आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है। और मैं अब इसका सही आंसर आप सभी को बताता हूं, और वो सही आंसर क्या है भाई? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेनदार। लेनदार जो मेरे से पैसा लेगा, जो मेरे से पैसा लेगा, जिससे हम लोगों ने उधार पर गुड्स परचेज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल इज। वर्किंग कैपिटल इज, ये चैप्टर और ये टॉपिक आपको जितना अभी 11th के सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो गया है वर्किंग कैपिटल, ये आपको 11th के आखिरी चैप्टर में भी मिलेगा, और फिर 12th में भी ये चैप्टर और ये टॉपिक जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको 12th में भी, ठीक है। तो आपको अभी इसका जो फॉर्मूला है वो बताना है, क्या ये फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज है, क्या ये फॉर्मूला करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटीज है, क्या ये फॉर्मूला करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट है, या फिर इनमें से सारा गलत है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का जो सही फॉर्मूला है वो आप सभी को बताना है, और जल्दी से आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखें, ठीक है। आप चेक करें खुद को कि आपको ये कितना आ रहा है, ठीक है, आपने अभी तक कितना पढ़ा है। जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ें, जल्दी जल्दी। इसमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है? तो जो राइट आंसर है वो है करंट एसेट और माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखें कि करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट, तो हम लोग इसको बोलते हैं टोटल एसेट। क्या बोलते हैं? टोटल एसेट। ये मैंने इस फॉर्मूला को आपको डिटेल में बताया कि ये क्या होता है भाई, टोटल एसेट होता है। और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना है, करंट एसेट को माइनस कर देना है करंट लायबिलिटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गुड्स मींस। इसमें से क्या है जो हमारा गुड्स है? इसमें से क्या है जो हमारा गुड्स है? और अभी अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को बताते हुए आप लोगों को क्लियर किया था कि हम लोग गुड्स किसे कहते हैं, हम लोग गुड्स किसे कहते हैं। तो इस वजह से मैं बार बार और हर वीडियो में कहता हूं यही बात, एक हर एक सेशन में मैं बोलता हूं इस बात को कि आप लोग कभी भी या तो ध्यान को आप भटकने नहीं दो, ठीक है, इस वीडियो पे लगे हुए रहने दो थोड़ी देर के लिए, या फिर आप अपने इस वीडियो के स्किप मत करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका छूट जाए, ठीक है। तो ये जो गुड्स है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है? माल हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है, वस्तु हम लोग किसे कहेंगे एक बिजनेस के लिए, ठीक है। अभी 4 ऑप्शन है हमारे पास, कमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, या फिर कमोडिटी टू बी बाउट बट नॉट टू बी सोल्ड। ऐसा कौन सा वस्तु जिसे हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, या फिर वस्तु जिसे हम लोग खरीदते हैं यूज करते हैं एज एन एसेट संपत्ति के रूप में, या फिर जिसे हम लोग खरीदते हैं लेकिन बेचते नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा है जो इसका सही आंसर है, ये आप लोगों को अभी बताना है। हम लोग कमोडिटी को हिंदी हम लोग वस्तु बोलेंगे, और गुड्स को भी हम लोग हिंदी में वस्तु बोलेंगे, सामान बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में कमोडिटी भी बोला जाता है, ठीक है, माल को, वस्तु को। तो भाई गुड्स वो होता है जिसे हम लोग परचेज करते हैं सेल करने के पर्पज से, यानी रीसेल के पर्पज से जिसे हम लोग खरीदते हैं उसे हम लोग गुड्स कहते हैं, गुड्स कहते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेंट एसेट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि चालू संपत्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? नहीं है, ध्यान देना है इस बात पर, ठीक है, कि यहां लिखा हुआ है नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझें कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई वो करंट एसेट नहीं है। तो भाई एसेट तो 2 ही टाइप का होता है हमारा, ठीक है। अभी अगर हम लोग बेसिक टर्म में देखें, हम लोग एसेट को अभी कौन कौन सा लेकर चलेंगे? फर्स्ट जो नॉन करेंट एसेट है, और दूसरा जो करंट एसेट है, नॉन करेंट और करंट एसेट। और आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है, करंट एसेट नहीं है। इसका मतलब है
कि जो करंट एसेट नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट। तो इसमें से क्या है जो कि एक नॉन करंट एसेट है, ये आपको अभी बताना है, ठीक है, ये आपको अभी बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है, फटाफट टाइप करें। क्या वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्या वो डेटर्स है, क्या वो फर्नीचर है, या फिर बिल रिसीवेबल है, या फिर बिल रिसीवेबल। इसका सही आंसर क्या है ये आप सभी को बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर इसका टाइप करना है, ठीक है। तो देखें हम लोग किसमें कितना दम है, ठीक है, और कौन लोग पानी कम है। जल्दी से फटाक से आपको आंसर बताना है। और हम लोग अभी क्या देख रहे थे, क्या खोजना है हम लोगों को कि इसमें से कौन सा करंट एसेट है, क्योंकि हम लोग क्या पूछ रहे हैं अभी कि करंट एसेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो नॉन करंट एसेट होगा। और नॉन करंट एसेट को हम लोग दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, फिक्स्ड एसेट्स। क्या नाम देते हैं, फिक्स्ड एसेट। तो भाई फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, क्योंकि हम लोग इसको परचेज करते हैं यूज करने के पर्पज से, ना कि सेल करने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ोगे ना, तो वो नोट जो आखिरी में लिखा हुआ रहता है ना उस क्वेश्चन में, कहीं भी बीच में या फर्स्ट में, वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के मतलब को, मीनिंग को वो बिल्कुल से बदल देता है। तो आपको फिर से देखिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेंजिबल एसेट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि मूर्त संपत्ति नहीं है। मूर्त संपत्ति ऐसे संपत्ति को हम लोग कहते हैं जो कि दिखता है, जो कि दिखता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। ऐसे संपत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, मूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि भागलपुर में जो हमारा ब्रांच है कोचिंग का, उस ब्रांच में लगा हुआ वहां का डिजिटल बोर्ड, वहां का हमारा कुछ ऐसा एसेट, फर्नीचर वगैरह, उन सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा टेंजिबल एसेट। यहाँ के ब्रांच में जितना सारा चीज हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, और जो सेल करने के पर्पज से रखा हुआ नहीं है, जैसे एसी है, टीवी है, फ्रिज है, जो भी हमारे कहां पर है भाई, जो भी हमारे कहां पर है, इस कोचिंग में, हम लोग उसको बिजनेस के लिए जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजिबल एसेट, जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, और जो हमारा एसेट है। तो इस चार में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि टेंजिबल एसेट नहीं है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। तो भाई वो हमारा गुडविल है, जिसको हम लोग ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग अभी किस में रखेंगे भाई, इनटेंजिबल एसेट में, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया था कि वो टेंजिबल एसेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल के एसेट के एग्जाम्पल में आता है हमारा गुडविल, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं ख्याति। तो गुडविल पर जो अभी आपको केवल एक टॉपिक मिल रहा है, वो आगे आने के बाद एक कंप्लीट चैप्टर मिलेगा, ठीक है। आगे आने के बाद इस पर एक हम लोग कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप इस हिसाब से इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हो कि 11th का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है 12th के लिए, ठीक है। तो आप लोग स्किप कभी मत करना, किसी भी क्लास को नहीं, किसी भी सेशन को नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई कि ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, व्यापारिक बट्टा क्या है। तो जिन लोगों ने जर्नल पढ़ा है, जिन लोगों ने लेजर पढ़ा है, उन लोगों ने देखा होगा कि ट्रेड डिस्काउंट पर और कैश डिस्काउंट पर ढेरों टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी इसका सही आंसर क्या है ये बताना है कि क्या ट्रेड डिस्काउंट अलॉड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट होता है। क्या हम लोग ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं, मतलब देते हैं जब हम लोगों को पेमेंट रिसीव होता है, या फिर हम लोग अलाउ करते हैं मतलब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं। क्या दोनों टाइम में ट्रेड डिस्काउंट होता है, और क्या इनमें से कोई इसका सही आंसर नहीं है। आपको सभी को इसका सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर टाइप करो जल्दी जल्दी। मैंने पूरे क्वेश्चन को अभी समझा दिया है भाई, आगे मैं तब तक रुका हुआ तो नहीं रहूंगा। तो मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों का क्लास मिस है, छूटा हुआ है। भाई डिस्काउंट हमारा दो टाइप का होता है, डिस्काउंट दो टाइप का होता है। इसमें से एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यानी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। भाई सही आंसर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम लोग कब देते हैं, जब हम लोग गुड्स को
सेल करते हैं, जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं, बल्क में जब गुड्स सेल किया जाता है तो जल्दी से जल्दी हमारा माल बिक जाए, जल्दी से जल्दी हमारा माल बिक जाए, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बल्क में जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टॉपिक पर है कि कैश डिस्काउंट क्या है। कैश डिस्काउंट क्या है? अलॉड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं तो देते हैं डिस्काउंट हम लोग इस टाइप का, यानी कैश डिस्काउंट, या फिर जब हम लोग पेमेंट मेक करते हैं। ठीक है, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, यानी जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो हम लोगों को कैश डिस्काउंट मिलता है, या रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, या ऑल ऑफ द एबव। ध्यान से अगर आप समझोगे बातों को तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे पहले है अलॉड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं उस टाइम में कैश डिस्काउंट। सेकेंड है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं, जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं उस टाइम में कैश डिस्काउंट। थर्ड है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, कैश डिस्काउंट हम लोगों को मिलता है जब हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है, तो इन सभी में से जो सही आंसर है और जो एकदम अच्छे से इस पर सूट करेगा इस क्वेश्चन के आंसर पर, वो है कि रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अलॉड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, ऑन कैश। ठीक है, हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं जब हम लोग गुड्स को नगद बेचते हैं, नकद बेचते हैं, तो ये कैश डिस्काउंट हो सकता है। और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, ऐसा भी यहां पर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कैश डिस्काउंट है वो कैश ट्रांजेक्शन पर ही दिया जाता है, या तो हम लोगों को कैश मिल रहा हो या फिर हम लोग कैश को दे रहे हो किसी को। ठीक है, उस टाइम में कैश डिस्काउंट हम लोगों को मिल सकता है और हम लोग दे सकते हैं। अगर यहाँ ऑन कैश होता तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एबव होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु इज टू रिसीव कैश फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड, जिस व्यक्ति को व्यवसाय से नकदी प्राप्त करनी होती है उसे बुलाया जाता है, मतलब उसे हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो आदमी हम लोगों से पैसा लेगा इन फ्यूचर, हम लोगों से पैसा लेगा, या जिसका पैसा मेरे पास है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं जिसका पैसा हमारे पास है? क्या हम लोग उसे क्रेडिटर्स कहते हैं, क्या हम लोग उसे डेटर्स कहते हैं, कस्टमर कहते हैं, या नन ऑफ दी, जिसमें से कुछ नहीं कहते? सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इसका सही आंसर क्या है। भाई सही आंसर है इसका क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारा लायबिलिटी होगा जिसका पैसा मेरे पास है और वो इन फ्यूचर मेरे से पैसा लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है फिक्स्ड एसेट इंक्लूड, इसमें से कौन सा है जो अचल संपत्तियों में यानी कि नॉन करंट एसेट में इंक्लूड है? इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो ये देखे थे कि करंट एसेट कौन सा नहीं है, कौन सा है, क्या करंट लायबिलिटीज है या नहीं है। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिक्स्ड एसेट में क्या सब इंक्लूड होता है, क्या सब इसमें सम्मिलित है? क्या क्लोजिंग स्टॉक हमारा फिक्स्ड एसेट है? क्या फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है? पेमेंट इन एडवांस क्या हमारा फिक्स्ड एसेट है? क्या डेटर्स हमारा फिक्स्ड एसेट है? इन सभी में से जो सही आंसर है वो आप सभी को चूज करके फटाफट आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या है। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो होता है फर्नीचर। क्या होता है? फर्नीचर। फर्नीचर हम लोग परचेज करते हैं यूज करने के लिए अपने बिजनेस में, तो इस वजह से हम लोग इसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्टिशियस एसेट, इसमें से ऐसा कौन सा एसेट है जो कि एक फिक्टिशियस एसेट है? और फिक्टिशियस एसेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाई काल्पनिक संपत्ति। काल्पनिक संपत्ति ये उस टाइप का एसेट है जिसे हम लोग सेल नहीं कर सकते, जिसे हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं, बस इसका बेनिफिट हमको नेक्स्ट अगले कुछ ईयर तक हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगले कुछ ईयर तक हम लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्या फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, गुडविल है, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है, या फिर
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज है। तो जो सही आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करना है कि इसमें से कौन सा फिक्टिशियस एसेट है। दरअसल फिक्टिशियस एसेट एक टाइप का एक्सपेंसेज होता है, एक टाइप का एक्सपेंसेज होता है जो एक ह्यूज अमाउंट है, जो एक लंबा चौड़ा अमाउंट है जिसे हम लोगों ने स्पेंड किया, जिसे हम लोगों ने खर्च किया और इसका बेनिफिट हम लोगों को अगले 3 साल 4 साल 5 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो इस क्योंकि हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि भाई जिस भी किसी चीज का बेनिफिट हम लोगों को फ्यूचर में मिलता है हम लोग उसे एसेट कहते हैं, हम लोग उसे एसेट कहते हैं। तो इस हिसाब से जो फिक्टिशियस एसेट है उसका एग्जांपल क्या है भाई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। लेकिन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का वो अमाउंट नहीं जो कि बहुत छोटा हो, बल्कि एडवर्टीजमेंट का वो अमाउंट जो कि बहुत लंबा चौड़ा एक ह्यूज अमाउंट खर्च किया गया हो एडवर्टीजमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ए पर्सन टू हुम मनी इज ऑड बाय फर्म इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जिस पर किसी फर्म का पैसा बकाया है कहलाता है। अच्छा, इसको अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझें इस क्वेश्चन को, तो इसका मतलब है कि हमारा पैसा अगर किसी और के पास है, हमारे फर्म का पैसा अगर किसी और के पास है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे। ठीक है, मेरा पैसा अगर किसी के पास है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, क्या हम लोग उसे क्रेडिटर्स कहेंगे, डेटर्स कहेंगे, सप्लायर कहेंगे या फिर सेलर कहेंगे। तो जो सही आंसर है वो आप सभी को फटाफट इसके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, जल्दी से आप सभी बताएं इसका सही आंसर क्या है। भाई इसका सही आंसर है डेटर्स, सही आंसर है डेटर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द एक्सेस और इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, किसी समयावधि के दौरान व्यय से अधिक आय या आय कहलाती है। व्यय से अधिक आय को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, यानी हमारा क्या है, अभी एक्सपेंडिचर कम है और क्या ज्यादा है भाई, इनकम ज्यादा है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, क्या हम लोग इसे प्रॉफिट कहेंगे, लॉस कहेंगे, कैपिटल कहेंगे या नन ऑफ दीज कहेंगे। ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई एक्सपेंडिचर को हम लोग कहते हैं व्यय, ठीक है, और इनकम को हम लोग कहते हैं आय, यानी हम लोगों का कमाना। तो अगर इनकम ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो हम लोग इसे प्रॉफिट कहेंगे, हम लोग इसे प्रॉफिट कहेंगे। और ये क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 14 नंबर, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा जो एसेट हो जो कि बहुत कम समय में, यानी कम समय में नकदी में परिवर्तित हो जाना कहलाता है, या अगर कोई संपत्ति 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अगर वो कैश में कन्वर्टेबल हो, कैश में कन्वर्ट हो सके, तो हम लोग इस टाइप के एसेट को क्या कहते हैं, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, जल्दी से आप सभी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए भाई, क्या वो फिक्स्ड एसेट है, क्या वो टेंजिबल एसेट है, क्या वो लिक्विड एसेट है, या फिर इसमें से कोई इसका सही आंसर नहीं है। जल्दी से आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। इस टाइप के एसेट को जिसको हम लोग 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग लिक्विड एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट को हिंदी में तरल संपत्ति कहा जाता है, तरल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि दीर्घकालिक देनदारियां, इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। क्या वो डिवेंचर है, बिल पेएबल है, क्रेडिटर्स है, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ बता दूं कि जो नॉन करंट लायबिलिटी होता है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, उसका अमाउंट हम सभी को 1 साल से ज्यादा में पे करना होता है। जैसे हम लोगों ने बैंक से लोन ले लिया, और इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में जब किसी कंपनी को लोन की जरूरत होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो लोन जब बहुत ह्यूज अमाउंट हो, उसको बैंक से या कहीं और से अगर लोन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो कंपनी के पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक सोर्स है फंड का, कि वो लोगों के बीच में अपने डिवेंचर्स को बेचे, डिवेंचर्स को बेचे और लोगों से लोन ले ले। और इस टाइप के लोन को हम लोग बोलते हैं भाई, इस टाइप के लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इस तरीके से जो डिवेंचर्स है उसको कंपनी ने इशू किया है पब्लिक के बीच में लोन लेने के लिए, इसलिए वो कंपनी का लायबिलिटी है। और क्योंकि इसका पेमेंट 1 साल से ज्यादा में किया जाता है, इस वजह से ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा
करंट लायबिलिटीज मीन्स, करंट लायबिलिटी हम लोग किसे कहते हैं, विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ्स, विच आर पेएबल विद इन 60 मंथ्स, अरे बाप 5 साल, विच आर लेस देन 7,50,000, क्या ऐसा है भाई, विच आर पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स, जो पेएबल है लेकिन 12 महीने के बाद। यहां आपको समझना होगा कि पेएबल में और पेड में, इन दोनों में डिफरेंस होता है। पेड करना मतलब दे दिए हैं हम लोगों ने दे दिया वो अमाउंट, और पेएबल का मतलब है कि हम लोगों ने दिया, अभी हम लोगों ने नहीं है, वो पे करना बाकी है, और क्योंकि पेएबल है इस वजह से वो लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था कि करंट लायबिलिटी का मींस क्या है, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी का अर्थ क्या है। तो भाई करंट लायबिलिटी हम लोग उसे कहते हैं जिसे हम लोग 12 मंथ्स के अंदर पे करने वाले हैं। ठीक है, तो विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ्स, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, रिपेयर चार्ज ऑफ ऑफिस ओल्ड फर्नीचर इज, जो पुराना वाला हमारा फर्नीचर है उसका मरम्मत अगर हम लोगों ने करवाया और उसके लिए कुछ अमाउंट पे किया, तो वो इसमें से क्या है, क्या वो एक रिवेन्यू एक्सपेंसेज है, क्या वो एक कैपिटल एक्सपेंसेज है, क्या एक डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, या फिर ये इसमें से कुछ भी नहीं है। तो सही आंसर आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर भाई क्या है। अगर हम लोगों ने क्या किया, रिपेयर करवाया है अपने पुराने वाले फर्नीचर का, इसका सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, और वो भी जल्दी बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर है भाई मेरे रिवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस को कहते हैं जो हम लोग एक बार से ज्यादा बार पे करते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 10 बार, 12 बार। जैसे हम लोगों का रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, इन सारे को हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आगे है कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये सभी किसके उदाहरण हैं। क्या ये सभी करंट एसेट है, क्या ये सभी फिक्स्ड एसेट है, क्या ये सभी इंटेंजिबल एसेट है, क्या इन सभी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये इन सभी में से कौन सा है। ठीक है, इन सभी में से ये कौन सा है, आपको सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि ये जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, जल्दी से आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। भाई ये सारा हमारा इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि इन सारे को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इन सभी को क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ दिस बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट, इसमें से ऐसा कौन है जो अच्छे तरीके से अचल संपत्ति यानी नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आर अबाउट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, जिसको खरीदा जाता है बिजनेस में यूज करने के लिए। आर एक्सपेंसिव आइटम्स बाउट फॉर द बिजनेस, एक एक्सपेंसिव यानी कि एक बहुत लंबे चौड़े अमाउंट का खर्चीला अमाउंट या ज्यादा बड़ा अमाउंट जिसको हम लोग परचेज करते हैं, बाउट करते हैं बिजनेस के लिए। आर आइटम्स यानी फिक्स्ड एसेट वो आइटम है विच विल नॉट वियर आउट क्विकली, जो तुरंत खराब नहीं होगा, जो तुरंत टूटेगा नहीं। आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, जिसको कि हम लोग तुरंत खरीदे तो हैं लेकिन हम लोग इसको बेचने के पर्पज से नहीं खरीदे, यानी जिसका लाइफ भी लॉन्ग होगा। ठीक है, आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, और इसको हम लोग परचेज नहीं किए हैं विशेष रूप से खरीदने के लिए। ठीक है, तो इन सभी को आप सभी को बताना है कि भाई ये क्या है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हमारा क्या होता है। तो अभी जो हम लोग इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो इसके ऑप्शन में इन दोनों को रखा जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसका सही जो आंसर होगा, मतलब कंफर्म है भाई कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि यहाँ जो बोला गया ना, आर अबाउट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, लेकिन ऐसा तो हम लोग स्टेशनरी के सामानों को भी खरीद सकते हैं जिसका कि अमाउंट कम होता है। तो क्या हम लोग स्टेशनरी को फिक्स्ड एसेट बोलेंगे? नहीं बोल सकते। एसेट वो होता है ना जिसका कि अमाउंट भी थोड़ा लंबा चौड़ा हो और जिसको हम लोग परचेज करते हैं लेकिन सेल करना हमारा पर्पस नहीं होता है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा और कंप्लीटली जितना तक हो सका हम लोगों ने कोशिश किया कि ये पूरे चैप्टर को कवर कर रहा हो। ठीक है, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डिटेल और इसके एनालिसिस को अगर जानना हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग
लेकर आए, जिसमें हम लोग इन सारे चीजों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म में जितने सारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं उन सभी को हम लोग अच्छे से और डिटेल में आपको समझा पाए। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कोशिश करें कि इस वीडियो को अलग अलग बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों का कॉमर्स है उन सभी के साथ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।